क्योंकि हम सभी वेट करें, मैं ज़्यादा इसको दीर्घता न लेता हुआ ये क्या हो रहा है? ठीक है, दिख रहा है? ये तो रिकॉर्डिंग शुरू होगी। कोई नहीं। हाँ, इसके 3 आयाम हैं। एड़मिल व्याकरण, तोल्काप्पियन ने एड़मिल व्याकरण। मैं इसका उच्चारण शायद, क्योंकि मैं जैसे देवशंकर सर ने बताया वो हमारे साथ भी वादा है, इसके शब्द बहुत ही अलग ढंग के इनके वर्ण व्यवस्था है, और उसी कारण जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि थामोदरण है या दामोदरण है, सरस्वती है या सरस्वती है, मति है, मदी है, इसके विषय में भी हमें लेटर या अल्फाबेटिकली नहीं जाना है। उसका मीनिंग क्या है हम तात्समिक शब्द संस्कृत में निकाल के सामान्य से बहुत अच्छा ढूंढ सकते हैं। जैसे कोरुल, प लगता है कि वह है, बादाम, बादाम को पादाम बोलेंगे, गोपाल को गोपाल बोलेंगे, तो वो पै का बै बनना, उससे बहुत अच्छा हम इसका अर्थ उसका निकाल सकते हैं भाषा वैज्ञानिक ढंग से। तो तोल्काप्पिया जी ने एड़ के व्याकरण को एड़ुत्तु, ये है वर्ण जिसको हम लिंग्विस्टिक्स में फोनीम कहेंगे, और चोड़ है शब्द, सबसे छोटी इकाई फोनीम। उसके बाद इसको लिटरली लेटर नहीं बोलेंगे, अल्फाबेट नहीं बोलेंगे, लेकिन एक इनहेरेंट जो स्वतंत्र इकाई है जो अर्थवेदक है, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें पाणिनि का माश्वर सूत्र और कात्यायन के वर्णमाला सिस्टम है, वो ये है एड़तु। और कोरुल, इन तीनों को विभक्त किया है। कोरुल के आगे यपु यानी उसकी एल्जेब्रिक सिस्टम, छंद व्यवस्था, उसके बारे में, और अणि अलंकार, इसमें आप साहित्य में चले जाते हैं। सुबह कोई बता रहे थे कि तोल्काप्पियम में एक व्याकरण है। व्याकरण कहना तोल्काप्पियम के साथ एक अन्याय है। ये एक व्याकरण नहीं है, एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, जीवन है ये। यानी वेद है, वेद में सब कुछ है, लेकिन उसको समझाने के लिए आपको वो तो चाहिए, यानी कि मूल विषय चला ना जाए, उसको सरलीकरण करने के लिए हमें एक ऑक्सिलरी साइंस चाहिए, साथ में सहायक विज्ञान चाहिए, वो व्याकरण है। जिसके हमारे 6 वेदांग हैं, जैसे उनमें से व्याकरण एक है, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, उनमें से एक व्याकरण है। तो उस पे ऊपर इन्होंने पहले सरलीकरण करने का व्यवस्था की। ये आगे का बहुत बड़ा इशू, हम क्या बताने जा रहे हैं पूरे ब्रह्मांड के बारे में और पृथ्वी उपग्रह के बारे में, जिसको तिनई बोला गया इसमें, उसके बारे में पूरी व्यवस्था बताई है। और उनके आकार प्रकार, उनकी जैसे फोनेटिक एंडिंग कैसे होती है, जैसे डॉक्टर साहब के प्रेजेंटेशन में था, लास्ट में ई हो रहा है तो क्या है, ऊ हो रहा है तो क्या है, आ हो रहा तो क्या है, उसका जेंडर, उसका आकार मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है, इस प्रकार का ये एक व्यवस्था उसमें बताने का प्रयास किया है। तो उनका जन्म स्थान, उनका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, उनका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, और उनका संधियाइजेशन, संयुक्त शब्दों का वर्णन कैसे हो, वो कैसे मेल कैसे होगा, ध्वनियों का विकार जो हो रहा है उसमें अन्य ध्वनियां जो स्वतंत्र अपने आप में वो कैसे आ रही हैं, वो भी इन्होंने एड़तु इक्कणम के लक्षण में किया है। और चोल इक्कणम, पेयर, संज्ञा को पेयर बोला है, विनेर क्रिया को बोला है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी एक बात जो बताना चाह रहा हूँ मैं, इसके मूल में ना जा करके, संज्ञा और क्रिया, जैसे मैं गोपाल हूँ और आप सभी, ये टेबल है, ये देश, ये द्रव्य है, ये टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, क्रिया व्यक्तिवाचक नहीं हो सकती। क्रिया हमेशा, क्योंकि अमेरिकन भी वही काम करेगा, मैं जो पी रहा हूँ आप भी वही करेंगे, वो चाहे अंग्रेजी है चाहे कुछ भी है, तो क्रियाएं हमेशा काल को निर्धारित करती हैं और संज्ञाएं देश को निर्धारित करती है। इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य आता है और जो मार्कर्स आते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और पेस मार्कर्स बोलते हैं। उनमें सिर्फ एक मार्कर ऐसा है जिसपे भाषा वैज्ञानिक के पितामह डी फर्डिनांड सशुर ने अपनी पीएचडी जमा की है, वो है संबंध कारक, सब्स्टिट्यूशन। उसमें आपको क्रिया की जरूरत नहीं रहती है। तो क्रिया और संज्ञा का ये महत्व है। ये जो मैं संज्ञा पे नामों के बारे में बता रहा हूँ, और इसमें यास्क के साथ जोड़ने का प्रयास भी मैंने किया है, क्योंकि मैं एलएमएस में पढ़ाता हूँ, अभी इसमें व्यवस्था बैठ नहीं पा रही थी टीपीपीटी में। तो यास्क ने अपने निघंटू के आधार पे, जो कि डेटाबेस है उनका, उस पर निरुक्त लिखा। तो उन्होंने एक सिनोनिम्स सबसे पहले लिस्ट बनाई, फिर लौकिक शब्दों का बनाया और फिर देवताओं के शब्दों का बनाया। वही व्यवस्था इसमें, इस पार्ट में काप्पियार जी ने, तोल्काप्पियम में की है। देवताओं के नाम क्यों? क्योंकि नाम का उदाहरण देने के लिए, उसकी एनालॉजी देने के लिए
वो इतना सरल होना चाहिए कि उसमें आप एक प्रॉपर पैरेलल ढंग से बता सकें कि उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका शब्द निर्माण की व्यवस्था क्या है, उसका मीनिंग क्या है। सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय परंपरा में रखेगी वो मीनिंग को ध्यान में रखे। मीनिंग एक अल्टीमेट एम माना गया है, उसको पहुंचने के लिए उसके वर्ण का, उच्चारण का, स्थान का, शब्द निर्माण का, शब्द कैसे बनते हैं, वो व्यवस्था उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। और उसके बाद पोरुल इक्कड़म, तमिल के लिए विशिष्ट अकम और परम का विभाजन तथा उनके वर्गीकरण इसके अंतर्गत चर्चित होते हैं। तोल्काप्पियर ने पोरुल यानी विषय क्या है के अंतर्गत यपु, छंद, अणि, अलंकार के लक्षणों को भी समाहित किया है। बाद के समय में पोरुल को अक पोरुल इक्कड़म और पर पोरुल इक्कड़म नाम से दो विभाग किए गए थे। और ये एक प्रसंग है, इसमें शायद मैं ज़्यादा समझ नहीं पाया, लेकिन उदाहरण लेकर के बताना चाह रहे होंगे कि नामों को आप जैसे इन्होंने बताया महत, लघु या बहुत बड़े जो हैं, इसमें लिंग्विस्टिक्स में हम जो करते हैं उसको डायरेक्टिक कैटेगरी में ले आते हैं। जैसे पहाड़ है, पहाड़ कभी इधर नहीं आ सकता, या SL2 है वो उधर है, तो जैसे मैं बैठा हूँ अगर मुझे दिशा भ्रम नहीं है तो मैं ऐसे हाथ करूँगा, वो एक स्पेशल सोशल पर्सनल। जैसे आप, तू, मैं, महात्मा गांधी यहाँ नहीं है फिर भी हम कहेंगे आपने ये आंदोलन किया, उसको सेकंड पर्सन, ये पर्सनल डेक्टिक कैटेगरी है। तो वो डेक्टिक कैटेगरी इस टेबल के अंदर आगे मैं दिखाने जा रहा हूँ। वो तोल्काप्पियर जी ने एक ऐसा वर्गीकरण करने का प्रयास किया है संज्ञाओं का, नामों का, जिसमें नायक नायिका के मध्य समान रूप से अंकुरित समुचित प्रेम को क्रिंजी, मुल्लई, मारुतम, नयतल, पालई नामक 5 तिनय में वर्गीकृत कर साहित्य में उनके प्रतिपादन को मुतुल कुरु और उरी में व्यवस्थित करके वर्णन करना अकपोरुल इक्कड़म है। मुतुल पोरुल में भूमि यानी देश, स्पेस, और काल टाइम, देश और स्पेस, संज्ञा और क्रिया यानी संज्ञा और क्रिया की बात यहाँ ये चर्चित हैं। और कुरु पोरुल में उस भूमि में रहने वाले वृक्ष तथा पशु पक्षी आदि जीव और कार्यकलाप आते हैं। उरी पोरुल में अक्तिर्णय का आचरण होता है। अक्तिर्णय का आचरण यानी कि बिहेवियरल पैटर्न कैसे होंगे, वो ये है। ये जो टेबल बनाई गई है आप इसमें देखें, आपके लेफ्ट कॉलम में कुरिंजी, मुलई, मारुतम, हाँ, चूंकि मैंने ऐसे कैसे लिए, मैं अगर इसको और सरलीकरण कर पाता समय होता तो मैं इसके आगे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन या शब्दशः हिंदी अनुवाद भी इस पर रखता, जो कि सर ने बताया और इन्होंने बताया कि संस्कृत और हिंदी के लोगों को अब शामिल करेंगे तो हम इसके आगे और अच्छा इसमें कर पाएंगे। प्रॉपरली इसका लिंग्विस्टिक ट्रांसलिटेशन रोमनाइजेशन में, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट ITM में, और IEST इंटरनेशनल संस्कृत अल्फाबेट में लीनियर ट्रांसलेशन, इंटरग्लोस ट्रांसलेशन, ऐसा करके हम इसको और अच्छा परिष्कृत करने का ये बहुत अच्छा है, बहुत फर्स्ट हैंड। और चूँकि हिंदी में अनुवाद किया गया, ये भाषा वैज्ञानिक अनुवाद नहीं है, ये प्योर हिंदी का अनुवाद है। जो हिंदी के प्राध्यापक या हिंदी के शोधार्थी है, हिंदी प्रेमी है, वो इसको समझ पाते हैं, पर थोड़ा और लिंग्विस्टिक का इसमें इनपुट दिया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। साथ में तमिल का एक उपन्यास कुरिंजी का शहद भी है, कुरिंजी का अलग, मुल्लई, मरुल, नेरल, पाले अलग अलग कैटेगरी में कई साहित्य है। एक नॉवेल है ना कोई कुरिंजी का शहद, नाम नहीं आता। तो ये जो सेकंड कॉलम है उसमें मुतुल पोरुल है, ये देश और काल के समय को बताता है। जैसे पहाड़ है, आश्विन कार्तिक आधी रात, और मुलई में क्या हो जाएगा, वन, सावन, भादो, शाम का समय, और मारुति में क्या, खेत, यानी इसमें आप पहाड़, वन, खेत, और चौथे में देखिए समुद्र तटीय प्रदेश, और पाड़े में पहाड़, जंगल, यानी कि आप पूरे स्पेस देश को देख रहे हैं। और क्रूल पोरुल में वृक्ष तथा पशु पक्षी, यानी कि उस स्पेस के ऊपर क्या चीज हो सकती है वो बताई गई है। तीसरे में उरु पोरुल में अक्तिर्णय का आचरण है, यानी प्रेम युगल का मिलन, बाग में मिलते हैं, इस प्रकार का बताया गया कि वो है किस लिए। आप एक उदाहरण बताया गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के लिए, अन्य क्रियाएं भी ऐसी होती है तो उसके लिए इनका एक प्रयोजन है। तो यहाँ फिलोसॉफिकली देखने की जो इंटरेस्ट है वो ये पैदा होता है कि उन्होंने किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया और कितना मंथन किया होगा कि इन शब्दों का और इसका विचार या एक क्रम होता है निर्माण का, भाषा का, उसको कैसे सरलीकरण करके समझाया गया है। ये छोटी छोटी सूचनाएं हैं जो कि सभी को हमें पता होना चाहिए। इसके भाष्यकार, इसके टीकाकार,
काल क्रमानुसार भाष्यकारों के नाम हैं, इस पूरी पुस्तक में भी दिए हुए हैं। और ये संस्करण है, ये 1847 में भी एक संस्करण आया था, 85, 68, 68, 20, इसके 19 संस्करण हैं और अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, जिसमें से कुछ एक कमेंट में अभी एक PDF है वो खोल के उसमें बताऊंगा। जो मेरे पूर्व वक्ता ने भी उस पर ध्यान आकर्षित किया था कि महत मारूत तो उसकी जो एंडिंग है फोनेटिक। समय है ना हमारे पास, या मैं थोड़ा फटाफट स्किप करूँ आगे का सेशन? तो मैं जो मेन चीज़ें वो बता देता हूँ, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। और ये काशीराम शर्मा जी का अनुवाद था जो मिला, जिसके कारण आई वॉज टोटली बेफल्ड कि अब कहाँ से लेंगे, हिंदी का अनुवाद कहाँ से मिलेगा, इसका है ही नहीं। इसके अब जो है ना, जो मेन काम हुआ है वो ये है इस अनुवाद के बाद। और इन्होंने इसमें लिखा भी है तोल्काप्पियम के सूत्र कैसे होंगे, तमिल का मूल देवनागरी में लिप्यांतरण और कविता की शैली हिंदी में अनुवाद, सरल गद्य शैली में सूत्रों की व्याख्या भाष्यकारों द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों सहित, और जहाँ विषय को समझाने के लिए स्पष्टीकरण आवश्यक लगा वहाँ इन महान विभूतियों ने, दोनों विभूतियों ने भाष्यकारों के मत, उनके द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों को समायोजित किया है। और जहाँ आवश्यक लगा है वहाँ हिंदी और मलयालम भाषाओं के साथ भी तुलना की है इन्होंने इसकी। तो एक व्यवस्था थी ये, तो और ये जो 10वां पाठ है ये इंग्लिश का अनुवाद है, सबको उपलब्ध हो जाएगा अगर हिंदी में इसको देखना चाहें, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन करें तो आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। यानी कि वो संज्ञाएं जो मानव को इंगित करती हैं वो हाई क्लास की हैं, ऑल अदर्स आर कॉल्ड नॉन क्लास, एंड दीज आर टू क्लासेज वर्ड डिनोट। ऐसे उन्होंने दो वर्गीकरण किए थे, महत और मैं भूल रहा हूँ इसमें नाम कुछ अलग है, अमहत है ना, महत एंड अमहत, उभयवाची दोनों की। और जो पुरुष वाले हैं जो वर्ड हैं वो एपिसीन, यानी जिनमें न्यूट्रल जेंडर है। जैसे बच्चा है, बच्चे को हम इट, इंग्लिश में इट बोलते हैं, तो जब तक वो बड़ा नहीं होता है तो हम उसको न्यूट्रल जेंडर मानते हैं, या आप नपुंसक लिंग कह सकते हो। वो उनको भी 3 विभागों में हाई क्लास के रूप में बांटा है। ये 10वें पाठ के उदाहरण है जो मैं बता रहा हूँ आपको स्क्रीन के सामने। और हाँ, कॉन्सोनेंट एन न सिग्निफाइज द मेल डिनोटिंग वर्ड, जो मेरे पूर्व वक्ता बता रही थी, ळ जो है वो फीमेल को इंगित करता है, और कॉन्सोनेंट र एंडिंग ऑफ आ यानी मार, दीज आर 3 अपीयर एज द एंडिंग ऑफ एपिसीन डिनोटिंग, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं उभयवाची। The words which denote the singular in non-class are those which end in shortened u, coming from sa or ri and ta। जैसा, और जो बहुवचन हैं वो 3 प्रकार के हैं, यानी अ, आ और वा, इनकी एंडिंग है, यानी फोनेटिक एंडिंग। आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे खिड़की छोटी है, दरवाजा बड़ा है। हालांकि इनमें कोई बायोलॉजिकल जेंडर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि आकार, प्रकार, उसका साइज, उसकी फोनेटिक एंडिंग, यानी एक पैटर्न भी भाषा में होता है। तो जैसे खिड़की ई में एंड हो रही है तो लगभग लगता है कि ई ध्वनि होती है वो स्त्रीलिंग होती है, हम हिंदी में भी देखते हैं, है ना। तो खिड़की टूट गई, इधर इस उत्तर भारत के लोग खिड़की टूट गया नहीं बोलते हैं, दरवाजा खुल गई नहीं बोलते, दरवाजा खुल गया, क्योंकि वहाँ पे साइज आ रहा है। वो एक ग्रामेटिकल जेंडर है इसमें, नहीं कि बायोलॉजिकल। तो इस प्रकार की व्यवस्था इस तोल्काप्पिय में इन्होंने बताई है, वो जो कि महत्वपूर्ण बात है उसको देखने की। और फिर इसमें जेंडर एंडिंग डिनोटिंग वर्ड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट बीपी वाला पार्ट, और सब्जेक्ट दूसरा, यानी संज्ञा वाला पार्ट और क्रिया वाला पार्ट। जो क्रिया पे आधारित है वो प्रेडिकेट है, जिसको चॉम्स्की वीपी बोलते हैं, और हमारे पाणिनि और संस्कृत में इसको तिंगन बोलते हैं। सुबंत एंड तिंगन, ये 2 ही पूरा वाक्य बनाते हैं, इनका दोनों का सामंजस्य
तो ये जो प्रेडिकेट है तिंगंत है, इसमें पूरे तिंगंत में भी जेंडर आरोपित किया गया है तोलकाप्य में। इफ आई एम नॉट टेकिंग इट प्रॉपरली, आगे थोड़ा और देखूंगा, इस प्रयास करूंगा कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मेरा इस पे दक्षता नहीं है और भाषा के हम विशेषज्ञ नहीं है। तो हमारा भाषा वैज्ञानिक होने के नाते एक नेटिव स्पीकर से पूछ के ही डाटा कंफर्म करने होते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, फिर हम उसके बाद अपना एनालिसिस देते हैं। तो यानी कि हम इसके साथ इसका बहुत अच्छा एक कंपेरिजन सीख सकते हैं, जो हमारी जो विवशता है तमिल को नहीं समझ पाने से ये सहायता करेगा। तो मैं इसको यहाँ एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अवेलेबल है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ करने से वो क्योंकि समय की भी बाध्यता है, और मैं कुछ एक और छोटी सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो ना छूटी, और फिर मैं अपना समापन करूँगा। और दूसरा जो मैं मेरे LMS पे है, वहाँ से मैं लिंक शेयर कर रखी है, ये है, आप इसके साथ निरुक्त के साथ भी इसको देख सकते हैं। तो इसके जितने वॉल्यूम हैं, 4 वॉल्यूम हैं, इसमें जब आप देखेंगे तो देवत कांड और 3 कांड है, ये यहाँ लिखे हैं। जो कि इस पूरे चैप्टर के साथ जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे तोलकाप्यम का, उसके साथ वो सामंजस्य बिठाते हैं। एक मिनट, हाँ, एक तो है इसमें चूंकि निघंटु ऐसा माना जाता है कि यास्क, और चूंकि साउथ की भाषा में, तेलुगु में आज भी शब्द को उसको निघंटु ही बोलते हैं। तो यास्क इज सपोज टू बी फ्रॉम तेलुगु, ही वाज तेलुगु। तो अब चूंकि यास्क ना होते तो आज हमारे पास ये परंपरा नहीं होती। यास्क ही है वो जिन्होंने इसको पूरा एटिमोलॉजिकल सिस्टम और शब्द, इसको लेक्सिकोग्राफी कहिए, सिमेंटिक्स कहिए, या डिक्शनरी मेकिंग साइंस कहिए, या शब्दों का, उनका मेन डिबेट है कि जितनी भी संज्ञाएं बनी हैं, आप और हम, ये टेबल है, वो सारी क्रियाओं से बनी है। क्रिया एक ऐसा फ्लक्स, और बिल्कुल आप यूँ मानिए कि रॉ मटेरियल है। सीमेंट कंक्रीट जब तक मिला करके उसका दीवार नहीं बनाया तब तक का वो फॉर्म है, उससे निकल के संज्ञाएं आई हैं, और उनका वर्बलाइजेशन और नॉमिनल सिग्निफायर्स बने, सिग्निफायर्स नॉमिनल एंटिटी उनसे बनी है। तो सारी की सारी डिबेट उनकी इस पे कि जितनी भी नाउंस हैं वो धातु से बनी। तो धातु शब्द भी अपने आप में ऐसा ही है कि धातु के जो उसका जो रॉ फॉर्म है उसको धातु कहेंगे। तो बड़ा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें सामने आता है। तो उन्होंने निघंटु के 5 पाठ लेकर के 12 पाठ लिखे, वो निरुक्त कहलाता है। लेकिन उन्होंने 3 स्तरीय जो त्रिविधा जो डिवीजन थी वो मेंटेन रखी है। उसमें सिनोनिम्स और लौकिक शब्द और देवता शब्द, ये तीनों मेंटेन उन्होंने पूरा रखा है उसमें। तो ये मेरे इस पे LMS में था। एक लास्ट का, ये कितने पेज की किताब है? ये कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, बहुत सारे पेज हैं, इसमें मैंने एक ही पार्ट लिया है। हालांकि ये 30 पार्ट का पूरा प्रकरण है, ये वेदांत पे है। और हाँ, ये कम से कम 500 पेज की किताब है। ये है सब इसका लिंक आप मुझे, हाँ, इंटरनेट पे भी अवेलेबल, मैं भेज भी दूंगा ये सारे में। और हाँ, और ये मैं, है ना, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा, जितने भी छात्र हैं यहाँ पे आना चाहें तो मैंने इस सेमेस्टर में एक कोर्स ऑफर किया है अपना, LMS का ये सारा कोर्स। इस पर बहुत ही एनरिच और पावरफुल कोर्स मैंने बनाया है। ये जो हम जो बता पा रहा हूँ, हमारे गुरु रहे हैं, अब शुक्ला सर भी बैठे हैं, कपिल कपूर जी, उनके सानिध्य में और उनके साथ बैठ के मैंने जितने लिंक है और ये LMS का जो सिस्टम सीखा है, ये न्यूपा में श्रीनिवास जी के साथ बैठ के, मलखान जी भी मेरे साथ कोर्स किए हुए हैं ये। और यानी कि एक साथ जब पढ़ाता हूँ तो लगती 10 किताबें, ना छात्र ला पाता ना टीचर ला पाता, लेकिन मैं इस LMS के साथ और इस पेंडेमिक के फायदे से जो सीखने के साथ एक साथ बता सकता हूँ। तो आपको ये सारे लिंक, हम जो सर लिंक के कारण तब बता रहा हूँ कि ये मैंने पूरा डिजाइन LMS पे कर रखा है, मिल जाएंगे, हमारे पास है ये। तो एक ये था। दूसरा, मैं एक, आप सभी अवेयर होंगे, गूगल लेंस के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। तुरंत जो तमिल का जो टेक्स्ट आ रहा है और आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको, तो क्योंकि ये मेरे मोबाइल पे मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, शायद छूट गई है। हाँ, आ जाएगा।
तो अभी जो ये जो पार्ट है ना, जो मैंने खोला है, एक चीज़ खोली है इस पर, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। अभी देवशंकर सर बता रहे थे कि तमिल में हम कैसे लिखेंगे। अगर तमिल की चीज़ है तो उसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं। जैसे इस पर मैंने ट्रांसलेट, ये स्क्रीन पे आ रहा है ना मेरे पीछे, तो हाँ अभी ये हिंदी में आया है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर देखिए सर, यहाँ पे हिंदी टू हिंदी है, तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट हिंदी का सोर्स भाषा में, तो टारगेट में आप क्लिक कीजिए, इसमें कहीं न कहीं तमिल होगा। हाँ, तो इसको आप तमिल करेंगे, शायद ठीक आएगा। ये भी एक पेडागोजी का फायदा कि मैं मोबाइल से आपको कैसे दिखा पा रहा हूँ। मैंने ये गूगल लिंक मोबाइल में खेला क्योंकि ये ऐप मोबाइल में ही चल सकता है। मैं इस लैपटॉप से बता सकता था, लेकिन इसके साथ लगा दिया मैंने। लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ लैपटॉप पे आ गया ये। आप जिस भाषा में क्लिक करेंगे और आप प्ले स्टोर पे जाकर के इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ट्रांसलेशन नहीं मिलता गूगल लेंस से हमें। हाँ वो, हाँ कुछ प्रयास चल रहे हैं। अब देखिए सर, ये जो टेक्स्ट था एक टीवी का, ये इसमें आ गया। अब आप इसमें से किसी को हिंदी फॉन्ट में बताइए, हैं? इसको हिंदी फॉन्ट में कन्वर्ट करिए। नहीं, हिंदी में था ये, हिंदी में था ये नहीं है। हिंदी का कन्नड़ में है ना, बात तो तमिल में है, लेकिन हिंदी देवनागरी, ताकि हम उसे पढ़ से हम ये ट्रांसलिटरेशन। हाँ ट्रांसलिटरेट के लिए ओके 1 मिनट। नहीं, एक सेकंड। ये देखिए मेरे LMS पे जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, और बहुत अच्छी ये लिंक है। ये खोला मैंने, कौन सा लिंक है शेयर कर दीजिएगा। हाँ नहीं कर देंगे आप। ये मेरे, क्योंकि जब भी रात दिन बैठे तो लिंक आता है, तो इस पावरफुल LMS का मतलब JLU की वेबसाइट में दे रखा है मुझे। ये lms.jlu.ac.in पे है, उसकी लिंक को यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये खोला यहाँ पे, और ये लिंक इंटरनेट का है। अब मैंने मान लीजिए, अभी देखिए ये मेरे पास टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मैंने देवनागरी का उठाया यहाँ से और मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। अब चूंकि मुझे देवनागरी क्लिक करनी पड़ेगी। अब आप किस में चाहिए आपको? नहीं, देवनागरी में तो लेफ्ट हैंड साइड में है ये। आपको किस में चाहिए? नहीं देवनागरी, जैसे ये आपका हिंदी तो तमिल में ना। देखिए अभी जो टेक्स्ट आ रहा है ना आपके सामने, ये वो है जिसमें अपने संस्कृत के टेक्स्ट को रोमनाइज करते हैं, IAST, इंटरनेशनल अल्फाबेट ऑफ संस्कृत ट्रांसलिटरेशन। अब मैं इसको कर रहा हूँ तमिल में, और उड़िया में भी कर सकता हूँ, मलयालम में भी कर सकता हूँ, तेलुगु में भी कर सकता हूँ, बंगाली में भी कर सकता हूँ, गुजराती में भी कर सकता हूँ। मैं तमिल में कर रहा हूँ इसको। ये तमिल बन गया। अब इसको आप कट पेस्ट कीजिए और अपने यहाँ लिख दीजिए। ये ट्रांसलेशन नहीं है, ये ट्रांसलिटरेशन है हिंदी। हाँ है हिंदी सिर्फ। हाँ वो ट्रांसलेशन था जो बताया था मोबाइल पे, ये ट्रांसलिटरेशन है, लिप्यांकन है, लिप्यांतरण। और इसको अगर IPA में करना है, हालांकि स्टूडेंट को जो बताने से वो प्रैक्टिकल चीजें छोड़ जाते हैं, थियोरेटिकल सीखते नहीं है। ये मशीन के ड्रॉबैक्स है, यानी कि आपको गूगल मैप पे लगा दिया, आप सीपी पहुंच तो जाओगे, लेकिन बता नहीं पाओगे किसी को कैसे पहुंचा। तो ये फर्स्ट हैंड हम किसी को बताते नहीं है स्टूडेंट को, पहले उनको सिखाते हैं ताकि वो गलतियां, मशीन तो गलती करेगी ना, तो वो गलतियों को सुधार सकेंगे। फिर वो IPA सीखते ही नहीं है, वो इसमें डाल के इसी करके कट पेस्ट कर देंगे। तो अब इसमें हम इसको अगर IPA करना चाहें, ये IPA में कन्वर्ट हो गया सारा। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स लिंग्विस्टिक्स का जो वाचिक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक कमेंट इस पे ये भी करेंगे, चाहे वो तमिल का तोलकापियर है, और चाहे वो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, और चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, खगोल विज्ञान है, हमारा जितना ट्रेडिशन है भारत का, वो छंद और राइम में लिखा गया, यानी काव्य में। क्योंकि गागर में आप सागर तभी भर सकते हैं जब आप मैट्रिक सिस्टम और एल्जेब्रा टाइप, A² + B² क्या बनेगा, इसमें जो भी वैल्यू डालोगे वो वही आएगा। तो इस प्रकार का स्केलेटन बनाया गया है। तो जो अभी बता रहे थे मेरे पूर्व वक्ता की, इस सूत्र में ये कहा गया, सूत्र का नाम उन्होंने लिया, तो सूत्र शैली पूरी पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्र शैली में है। तो इसमें जो ये IPA मैंने बताया है, ये IPA वाचिक है, क्योंकि हमारी भाषाएं लेखन ना होकर के फोनेटिक्स में मौखिक है, ओरल है। और ओरल होने के फायदे ये हैं कि हमारे यहाँ A to Z 26 से काम नहीं चलता है। हमारे यहाँ जो ध्वनि है उसका लेखन का
प्रतीक भी हमारे पास है। क है तो कई बोलेंगे, च है तो चई बोलेंगे। उधर क्या होता है कि सी का च यानी चर्च, सी का क कलर, सी का शेड्यूल, एक एक को तीन तीन में बनाया गया। कमोवेश ध्वनियां उनको उतनी ही चाहिए, कंट्रास्टिव यूनिट्स उनको उतने ही चाहिए। इसलिए FIT फिट और FWT फिट छोटे बड़े का अंतर उनके उसमें नहीं है। रेनेन मार्टिन कहते हैं AEIOU 5 ही वोवल होते हैं। ये सबसे बड़ा अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट है। जिन्होंने अंग्रेजी सीखी है और सीख ली अंग्रेजी, उनको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। आज तक सीखते आ रहे, सीखते चले गए, अंग्रेजी बोल भी रहे। लेकिन सबसे अवैज्ञानिक कथन है ये अंग्रेजी भाषा में AEIOU 5 स्वर होते हैं। ये तो 1 मिनट में खत्म कर सकते हो आप। 5 ही होते हैं, फिर आप फिट और फिट में अंतर कैसे करोगे? FIT फिट और FWT फिट, क्योंकि हम A to Z के अंदर 26 के अंदर ही व्यवस्था बिठा रहे हैं ना, जो कि हमारी भाषाओं में सौभाग्यवश ओरल होने के कारण नहीं है, मौखिक परंपरा थी हमारी। तो इसके साथ ही मैं अपना ये वक्तव्य समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। ये अंग्रेजी पर निर्भर करता है कि हमें कब तक धन्यवाद बात करते हैं। I thank all the 3 esteemed speakers for their informative and descriptive speeches. We will now move on to the third session of the day. The coffee will be provided. This session will be chaired by Professor Santosh Kumar Shukla, Professor at School of Sanskrit and Hindi Studies, JNU. He will also be giving us a speech on Iranian chapter of Durga Vyam. I welcome you, sir. Please.